दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों सवाल यह है कि बिहार का पेच आखिर फंसा कहाँ है। दिन रात अखबारों से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल से लेकर गोदी चैनलों तक यही देखने को मिल रहा है कि बिहार में अमुक गठबंधन में अमुक पार्टियां इतनी सीटें मांगी। तमाम तरह की खबरें इसी से पटी पड़ी है। हमने भी इसी की खबर चलाई, लंबे वक्त तक चलाई। एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है तो इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं तो दीपांकर भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं। यही खबर हम चला रहे हैं। लेकिन बिहार की जो स्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में रोज रोज देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही। कहा जा रहा है कि अब की बार सरकार बनी, चाहे वो एनडीए वाले हो या इंडिया वाले हो, यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक अलग तरह की सम्मान निधि शुरू करेंगे तो 4,000 देंगे, कोई कह रहा है 3,000 देंगे, कोई कह रहा है 2,000 देंगे। और इन सब के बीच बिहार उसी तरह पिसता जा रहा है जिस तरह पिसने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अखबारों में आज सुबह से कई खबर मैंने देखी, सोशल पोर्टल्स पर भी देखी। एक खबर महाराष्ट्र से दिखी कि महज 3 महीने के अंदर जनवरी से मार्च के बीच इस साल अमृत काल के दौर में, जी हां, 767 किसानों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोने पर वो मजबूर हो गए, खुद की जान लेने पर मजबूर हो गए। ये महाराष्ट्र की खबर है, क्योंकि वो कर्ज के बोझ तले डूबे हुए थे। एक खबर ये दिखी कि 3500 से ज्यादा भारतीय जिनकी कुल संपत्ति 26 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, तकरीबन 2.25 करोड़ से ज्यादा है, वो भारत छोड़कर विदेशों में कहीं किसी और देश की नागरिकता लेने पर मजबूर हो गए। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बिहार दिखता है। और बिहार के उस क्लासिक एग्जाम्पल में वोट लेने की प्रवृत्ति यदि देखें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, प्रधानमंत्री की एक स्पीच मुझे याद आती है। कुछ दिनों पहले ही बिहार में वो कह रहे थे कि बिहार के एक शहर से, एक स्टेशन से एक बड़े शहर के लिए, एक बड़े औद्योगिक डेस्टिनेशन के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, और भीड़ उस पर ताली बजा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमृत भारत ट्रेन एक जनरल बोगियों वाली, श्रमिकों को ढोने वाली ट्रेन है। यानी बिहार से मजदूर उठाकर ले जाए जाए और किसी दूसरे राज्य में पहुंचा दिए जाए। यही काम होता है अमृत भारत जैसी ट्रेनों का। कोई जनसेवा के नाम से चलती है, कोई अमृत भारत के नाम से चलती है, कोई जनसाधारण के नाम से चलती है। यही चल रहा है अभी पूरी तरह से। आज बिहार में किसी भी गांव में चले जाएं, नौजवान लड़के नहीं दिखेंगे। दिखेंगे तो बेहद कम संख्या में दिखेंगे, और जो दिखेंगे वो कहीं ना कहीं चाय पान की दुकान पर बैठकर गुटखा खाने वालों की भीड़ दिखेगी। काम करने वाले स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो, मैनेजमेंट के लोग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनकी बहुत छोटी तादाद बिहार में दिखेगी। ज्यादातर लोग बाहर दिखेंगे। और वही बात अकुशल मजदूरों की जाए, तो अकुशल श्रमिकों की जाए तो उनके बारे में पूछिए ही मत। एक बार एक ट्रेन से लदा कर देश के किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है, और दूसरी ट्रेन से होली दिवाली छठ में लदा करके वापस आना है। और अब तो सुनने में ये आ रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां देश के अलग अलग हिस्सों में, यहां तक कि दुबई में भी तैयारी कर रही हैं कि जो वहां पर बिहार के लोग हैं, जो दिवाली छठ के मौके पर घर वापस लौटते हैं, वो जो लोग वहां कैंप कर रहे हैं उनकी पार्टी या उनके गठबंधन के लिए आकर के वोट करें। बकायदा इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बसें भी चलाई जाएंगी कि वो घर आकर वोट करें, और फिर वोट के बाद, वोट डालने के बाद वापस अपने डेस्टिनेशन पर, जहां वो मजदूरी करने के लिए, पलायन की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर है, वहां चले जाए। यही चल रहा है बिहार में। लेकिन अब दोष किसे दिया जाए? क्या बिहार के राजनीतिक दलों को, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को, या इन सब से आगे बढ़कर बिहार की जनता को? और स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इस दोष में सबका हिस्सा भी बटाना होगा। जनता जाति और धर्म में व्यस्त है। जनता के बीच जो परिस्थितियां हैं, कोई जात का भात खाने के लिए बेचैन है, कोई दूसरी जात का भात खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई धर्म के आधार पर कोई हिंदू बचाने निकला है तो कोई मुस्लिम बचाने निकला है, किसी को हिंदू खतरे में नजर आ रहा है तो किसी को इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है।
लेकिन अपनी रोजी रोटी, अपना घर बार खतरे में किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये इस दौर में बिहार में, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग का राज्य कहा जाता था, जिसने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की पटकथा लिखने में अग्रणी भूमिका निभाई, उस राज्य की यह स्थिति है। 1991 के पहले के भारत में जब बिहार को हम देखते हैं तो बिहार के साथ साथ एक अविभाजित बिहार को भी देखते हैं, अनडिवाइडेड बिहार को, जिसमें आज का झारखंड भी दिखता है। और उस वक्त का, जिसे पिछड़ा हुआ भारत कहते हैं, उसके जो सबसे बड़े औद्योगिक डेस्टिनेशन थे वो बिहार में थे। जो सबसे बड़ी खनिज संपदा थी उनमें से एक बिहार में थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिस अवैज्ञानिक तरीके से, जी हाँ, जिस अवैज्ञानिक तरीके से, बिना किसी आर्थिक सोच को सामने रखे हुए जिस तरह से बिहार का बंटवारा किया, उसने बिहार की परिस्थितियों को और ज्यादा विकट बना दिया। वर्ष 2000 के 15 नवंबर को जब बिहार का बंटवारा हुआ, तब जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे बड़े औद्योगिक और मिनरल्स वाले इलाके बिहार से बाहर निकल गए। बिहार के हिस्से बचा क्या? बाढ़ का बालू और मजदूरों के साथ साथ स्किल्ड लोगों के, कुशल लोगों के पलायन की विभीषिका। इसके सिवा बिहार को कुछ नहीं मिला। अब एक एक कर यदि आप तुलना करने चले तो इस देश के अंदर अलग अलग सेक्टर्स की स्थिति को देखें, 91 के बाद के भारत को देखें, राव मनमोहन मॉडल के बाद के भारत को यदि अब देखने की कोशिश करें तो इस देश के अंदर विकास किस रूप में हुआ? इस देश के अंदर भी विकास अलग अलग टापुओं के रूप में हुआ। और टापुओं के रूप में जब हुआ तो कुछ लोग जो बिहार में अपनी जिम्मेदारियों से सत्ता में होने के बावजूद पल्ला झाड़ना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। और बिहार जब लैंडलॉक्ड स्टेट है तो उस लैंडलॉक्ड यानी स्थल अवरुद्ध राज्य, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, कोई समुद्र तट नहीं है, लिहाजा बिहार पिछड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना के पास कौन सी समुद्री सीमा है? तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय इस देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जहां 66,828 रुपए सालाना है, जी हाँ, 66,000, यानी कि 6,000 रुपए महीना भी बिहार के लोग नहीं कमा पा रहे हैं, उससे कम कमा रहे हैं। 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम लोग कमा रहे हैं। ये बिहार की वस्तु स्थिति है। वहीं तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय अब 4 लाख के करीब पहुंचने की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें, लो इनकम इकोनॉमी में इंडिया को गिना जाता है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय भी, अगर पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय को भी देखें तो बिहार से लगभग 4 गुना की स्थिति में 2,40,000 रुपए, यानी $2,800 से ज्यादा की स्थिति में भारत की प्रति व्यक्ति आय आज है। बांग्लादेश से पीछे जरूर है, लेकिन बिहार से पीछे नहीं है। बिहार अभी भी कोसों दूर है। और कोसों दूर क्यों है? कोसों दूर इसलिए है क्योंकि बिहार के लोग ताली बजा रहे हैं। हर राजनीतिक दल के लोग, किसे कहा जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दारूबंदी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी की बात सुनी गई थी, और आज की तारीख में नीतीश कुमार नशाबंदी में लगे हुए हैं। नसबंदी से लेकर नशाबंदी के बीच में बिहार ने क्या खोया, क्या पाया, यदि इसकी तुलना करने चले तो ये वीडियो 24 घंटे से भी ज्यादा लंबा चला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब नई अर्थव्यवस्था के साथ बिहार कदम ताल करने को तैयार हुआ 1991 में, उसके बाद बिहार ने तरक्की क्यों नहीं करी? और कौन सा राजनीतिक दल इससे अछूता है? सवाल यह भी उठता है, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में रही, सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल भी रहा, सत्ता में जनता दल यूनाइटेड भी 20 साल से जमा हुआ है, सत्ता के शीर्ष पर जमा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को भी सहयोगी दल के रूप में, भले ही उसकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं थी, लेकिन सांकेतिक भागीदारी तो मिली ही थी। खैर, कांग्रेस पार्टी की बात छोड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निर्णायक भूमिका में बिहार में 91 के बाद सत्ता में आई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 के करीब या 15 से ज्यादा बजट बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा वित्त मंत्री रहते हुए पेश किए गए। कहां है बिहार? बिहार की तुलना उसी से करेंगे कि 2005 में प्रति व्यक्ति आय इतनी थी और हमारे सरकार में बढ़कर के 5 गुना बढ़ गई, तो 10 गुना बढ़ गई, तो 20 गुना बढ़ गई। यही बातें करेंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि 2005 में भारतीय रुपए की वैल्यू क्या थी। 2005 में एक क्लर्क को 5,000 रुपए मिलते थे, आज एक क्लर्क को 50,000 रुपए मिलते हैं, 10 गुना के करीब उसकी सैलरी है। लेकिन तुलना 2005 से करेंगे
ये नियति बिहार की मौजूदा दौर में बनी हुई है। रुपए की वैल्यू कहां से कहां चली गई, कोई किसी को इसकी चिंता नहीं है। और 1991 के बाद का जो बिहार है, उस 1991 के बाद के बिहार की बात यदि करें, नई आर्थिक नीतियों वाले बिहार की, तो उस बिहार में वो सारी चीजों से वंचना का दौर झेलना पड़ा है जिन मामलों में इस देश के अलग अलग इलाकों ने तरक्की की। मोटे तौर पर वो तरक्की दिखती कहां है? मोटे तौर पर वो तरक्की दिखती है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। आज इस देश में 50 लाख के करीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं। और मध्यम आय वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग आय में सबसे ज्यादा, लो इनकम ग्रुप में इस देश में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेज पर वही काम कर रहे हैं। मतलब इस देश में 90% से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि 1 लाख रुपए महीने से कम पर काम कर रहे हैं, तो उस तादाद में उन 50 लाख के करीब लोगों की तादाद में तकरीबन 30% बिहारी है। 50 लाख के बीच 15 लाख बिहारी है। लेकिन बिहार में क्या 15,000 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के काम करने के लिए भी कोई आईटी हब बना हुआ है? रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्या दिए बिहार को? एक छोटा सा आईटी पार्क कहीं पटना में बनवा दिए जिसमें 200-400 लोग बैठकर काम करें। क्या इसी के लिए रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री थे? यही बिहार को मिला। और क्या नीतीश कुमार ने बिहार को आईटी हब बनाने के लिए कोई कोशिशें की? इस देश में आईटी का कुल निर्यात, सॉफ्टवेयर का कुल निर्यात 12 लाख करोड़ का है। यानी 50 लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं और उनमें तकरीबन 15 लाख लोग जो बिहार के काम कर रहे हैं, उनका योगदान 12 लाख करोड़ से ज्यादा के सॉफ्टवेयर के निर्यात में है, एक्सपोर्ट में है। लेकिन बिहार कितने का निर्यात कर रहा है? मात्र 2 से 3 करोड़ का। कर्नाटक 4 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र 2.5 लाख करोड़ का, हैदराबाद तेलंगाना 1.25 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर निर्यात, और तमिलनाडु 1,60,000 करोड़ का। लेकिन बिहार मात्र 2 से 3 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर निर्यात कर रहा है। नोएडा के बूते उत्तर प्रदेश भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का सॉफ्टवेयर निर्यात कर रहा है। गुड़गांव के बूते हरियाणा भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन जिनके प्रोफेशनल्स के बूते इस देश का सॉफ्टवेयर फील्ड खड़ा है, उनके अपने राज्य में उनकी जीडीपी में उनका कोई योगदान नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बाजार पुणे से लेकर हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु, इन सब जगह पर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बाजार चलाने के लिए बिहार के लोग, बिहार के लड़के अपनी जमीनें बेच करके जाएं और जमीन बेच करके वहां पर फ्लैट खरीदे। ईएमआई का पूरा चक्कर उन राज्यों में ही जाकर करे। मतलब जो कुछ भी कमाना है, जो कुछ भी खर्च करना है, वहीं पे करना है। बिहार से पढ़ लिख करके ट्रेन और फ्लाइट बढ़ा लेनी है और फिर डेटा दिखाया जा रहा है कि बिहार से इतनी ज्यादा फ्लाइट्स बढ़ गई है, पटना से, दरभंगा से, गया से, पूरा डेटा दिखाया जाएगा कि इतनी फ्लाइट्स बढ़ गई है। वो फ्लाइट्स जो बढ़ी है वो किस लिए बढ़ी है? पलायन करके लोग जा रहे हैं और दिवाली छठ में वापस आ रहे हैं, होली में वापस आ रहे हैं, और फिर होली में मांस भात खा करके वापस जा रहे हैं, दिवाली छठ में ठेकुआ खाकर वापस जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एमएसएमई की स्थिति देखें। एमएसएमई की मिनिस्ट्री किसके पास है? लघु और मध्यम उद्योगों की, जो इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। उसके मंत्री भी बिहार के हैं। एक समय में गिरिराज सिंह थे और आज जीतन राम मांझी है। लेकिन बिहार में कितनी लघु इकाइयां काम कर रही हैं? कितने लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है? इस पर किसी के घोषणा पत्र में कोई एजेंडा कम से कम दिखाई नहीं देता। अभी तक तो किसी का घोषणा पत्र नहीं आया है। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखें, पिछले कई विधानसभा चुनाव को देखें, तो इसको लेकर कहीं कोई बात नहीं होती है। इसलिए बिहार का पेच उलझा हुआ है। हर जगह डोमिसाइल पॉलिसी ला देंगे, उसकी बात हो रही है। अच्छी बात है, डोमिसाइल पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि बिहार का जनघनत्व तो बहुत ज्यादा है। बिहार में 2011 के बाद तो जनगणना नहीं हुई। 11 की जनगणना में ही 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते थे। आज उम्मीद है कि 1300-1400 के आसपास 1 स्क्वायर किलोमीटर की जनसंख्या होगी।
तो स्वाभाविक है बिहार जैसे राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी की जरूरत उसी तरह से है जैसे कश्मीर जैसे राज्यों में वहां की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए धारा 370 की जरूरत है, ताकि वहां भी रियल एस्टेट का धंधा जाकर के प्रकृति को बर्बाद न कर दे। उसी तरह बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी के बावजूद कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 14-15 करोड़ की आबादी में 5 लाख 6 लाख लोगों को और नौकरी मिल जाएगी, 2 लाख लोगों को और नौकरी मिल जाएगी या 3 लाख लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। क्या उससे बिहार की स्थिति सुधर जाएगी? अब उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट का नारा दिया। ये स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, जितना मुझे समझ में आता है, अगर कोई व्यक्ति लोहा पीट रहा है तो लोहा पीटने के लिए उसे अत्याधुनिक मशीनें दे दी जाएंगी। यानी पीटना उसे लोहा ही है, लोहा गर्म करके ही कुछ ना कुछ बनाना है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी कर रहा है, रिक्शे पर चल रहा है या रिक्शा चला रहा है, तो एक परिवर्तन बिहार में दिखता है। यही स्किल डेवलपमेंट है शायद, कि रिक्शे के साथ एक छोटा सा मोटर लग गया है ताकि पैडल चलाने में उसे जोर नहीं लगेगा। बस बिहार के हिस्से सिर्फ इतना ही मिल रहा है। एक नई पार्टी बिहार में आई है, जन सुराज, प्रशांत किशोर की। वो कहते हैं कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन खत्म कर देंगे, यानी मजबूरी में किए जा रहे पलायन को खत्म कर देंगे, 6 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। और फॉर्मूला क्या बताते हैं? फॉर्मूला ये देते हैं रील बनाने का टेक्निक। और रील कैसे? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोग रील बना करके और उससे पैसे कमाए, यही टेक्निक बताते हैं। ये बातें वो कर रहे हैं। किस तरह से स्वरोजगार बढ़ाएंगे, स्वरोजगार की बातें तो वो करते हैं, लेकिन किस तरह से बढ़ाएंगे उस पर भी कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आता है। सामने क्या आता है? ऐसे ऐसे यूट्यूबर को पार्टी में शामिल करवाना, उसके साथ फोटो खिंचवाना, जिसके ऊपर दूसरे राज्यों में जाकर के बिहार के स्किल्ड लेबर को परेशान करने और गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगा हुआ था। तो इस तरह के आरोपी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बिहार के सामने दरअसल जो बड़ी चुनौती है वो क्या है? बड़ी चुनौती ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री को ही अगर देख लें, मैं उनके स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं कि मैं बता पाऊं कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने पता किया स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भाषण क्या देते हैं, जनता को क्या कहते हैं? 5,000 बेड वाला पीएमसीएच बनाया जा रहा है। इसके बाद और क्या बताएंगे? इसके बाद बताएंगे कि हर घर नाली, हर घर नाली गली सब बन गया, हर घर में पाइप से पानी पहुंचने लगा, खेत में शौच करने की प्रथा पर लगभग उन्होंने रोक लगवा दिया, घर घर शौचालय बन गया। इस तरह की बातें वो करते हुए आज भी नजर आते हैं। मतलब जिस दौर में दुनिया चांद पर जा रही है, जिस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, अब उस दौर में खेत में लोटा लेकर कौन शौच करने जा रहा है और कितने लोटा लेकर जाने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, वही गिनती में बिहार के मुख्यमंत्री लगे हुए। ऊपर से चुनाव आयोग का फरमान भी सभी देख रहे हैं कि वो एक अलग गिनती करा रहा है कि कैसे कैसे वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा, किसका नहीं रहेगा। 2003 की वोटर लिस्ट ले आओ, कल को कोई कहेगा कि कोई नया खतियान ले आओ शेरशाह सूरी के टाइम का, कि उस टाइम से आप थे कि नहीं इस देश का हिस्सा, कल को कोई वो भी कह सकता है। तो यही पूरे बिहार में चल रहा है। जनता को भी कहीं ना कहीं इसमें मजा आ रहा है। जिस चौक चौराहे पर आप जाइए, जिस चौक चौराहे पर जाइए, शहर से लेकर कस्बे से लेकर गांव तक, वहां हो क्या रहा है बिहार में? हो दरअसल यही रहा है कि लोग जाति की गिनती करने में व्यस्त है कि अमुक जाति का इतना वोट है और अमुक जाति के व्यक्ति को अमुक पार्टी टिकट देगी तो वहां उसकी चुनावी संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। यही पूरा खेल बिहार में चल रहा है। क्या हुआ? सामाजिक न्याय के नारे का मंडल कमीशन को लागू हुए 35 साल बीत गए। बिहार में ओबीसी ईबीसी कोटा 1978 में मिला, उसे भी 47 साल बीत गए। लेकिन क्या ओबीसी और ईबीसी की सूरत और सीरत बदल गई? क्या बिहार में दलित और महादलित बना देने से दलितों और महादलितों की सूरत और सीरत बदल गई? क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे देने से बिहार में गरीब सवर्णों की स्थिति बदल गई? और क्या बिहार में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हो गया? क्या बिहार में पसमानदा की स्थिति में सुधार हो गया? अब तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिहार में एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक के जो 3 बड़े पैरामीटर्स हैं, उन तीनों पर
सभी सरकारों ने एक तरह से पल्ला झाड़ रखा है उनसे। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 पैरामीटर्स पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों पैरामीटर जो एचडीआई के हैं, इन तीनों से एक तरह से पल्ला झाड़ रखा है। 66,000 रुपए सालाना इनकम को उपलब्धि के तौर पर यदि उस प्रति व्यक्ति आय को यदि सत्ता के लोग दिखाएं तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। और इसके लिए दोष दिया जाए कि पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और पूर्व की सरकारों ने जो किया उनकी सजा तो जनता उन्हें दे रही है कि 20 सालों से सत्ता में नहीं आने दे रही है, 20 सालों से उन्हें जनादेश नहीं दे रही है, 20 सालों से उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही है। लेकिन जो मौजूदा सत्ता है, जिसके हाथ में मुख्यमंत्री पद, जिसके हाथ में वित्त मंत्री पद, जिसके हाथ में शिक्षा मंत्री पद, जिसके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, जिसके पास उद्योग मंत्रालय, सब कुछ जिसके पास है, वो क्या कर रहे हैं? वो कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्री बिहार में ऐसी लगी है जिसमें कम से कम 2 लाख 4 लाख लोग काम करते हैं? आज बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें तो तकरीबन 15 लाख लोग काम करते हैं। हैदराबाद में तकरीबन 10 लाख लोग काम करते हैं। पुणे में तकरीबन 5 लाख लोग काम करते हैं। गुड़गांव, नोएडा को मिलाकर तकरीबन 5 लाख लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं। बिहार में कौन काम कर रहा है? बिहार में 2 ही काम मौजूदा दौर में बहुत सफलता के साथ चल रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस और सीओ यानी अंचल अधिकारियों का दफ्तर। इन 2 जगह दलालों का नेक्सस इस रूप में डेवलप हुआ है कि ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा रोजगार है। और इसके साथ साथ अवैध शराब के धंधे में यदि बिहार में गांव गांव जाकर के आप देखें तो शराब डिलीवरी करने वाले, होम डिलीवरी पहुंचाने वाला जो रोजगार है, उसी ने मौजूदा दौर में बिहार में कुछ पलायन को रोक कर रखा है। और ये बड़े शर्म की बात है कि बिहार में कुछ हद तक पलायन जो रुका है पिछले 4-5 सालों में, उसके पीछे सत्ता नहीं है, उसके पीछे सिस्टम नहीं है, उसके पीछे कोई औद्योगिक और आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि उसके पीछे क्या है? उसके पीछे शराबबंदी के बाद डिलीवरी बॉय का, अवैध शराब के घर घर पहुंचाने वाला जो नेक्सस है वो है। और उस नेक्सस ने बिहार में कुछ हद तक पलायन को रोका है। तो ये आज के बिहार की स्थिति है। और इस बिहार की स्थिति को देखकर नींद उड़ जाएगी कि आखिर इस देश के अंदर बिहार को मजदूर सप्लाई का, इंजीनियर सप्लाई का, प्रोफेशनल सप्लाई का माध्यम बनाकर रखने के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। फैक्ट्रियां बिहार में लगेंगी तो गुजरात कौन जाएगा कमाने? वर्ल्ड कप भारत में हुआ 2023 के अक्टूबर नवंबर में, वर्ल्ड कप का क्रिकेट का आयोजन हुआ। बिहार को कितने मैच मिले थे? एक भी नहीं। वर्ल्ड कप का उद्घाटन अहमदाबाद में, मोदी जी और अमित शाह जी के गृह राज्य में। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में, और वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच भी अहमदाबाद में। बुलेट ट्रेन बनेगी तो गुजरात में, रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी तो गुजरात में, गिफ्ट सिटी बनेगी तो गुजरात में। बिहार को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बिहार को, या क्या मिला? 11 साल के चुनावी हिंदुत्व के प्रचंड काल में बिहार को कौन सा प्रचंड विकास देखने को मिला? ये सब ने देखा। कम से कम यूपीए 1 की सरकार में, जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, वाकई सड़कों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, बिजली की स्थिति खराब थी। दिल्ली ने ठीक ठाक ढंग से उस दौर में बिहार को मदद भी की। नीतीश कुमार नए नए आए थे, पहले कार्यकाल में कुछ काम भी हुआ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल और यूपीए 1 के कार्यकाल से यदि आगे बढ़ करके देखें तो चल क्या रहा है? विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का पैरामीटर बदलो, यही चल रहा है। बिहार से पलायन तभी रुक सकता है, बिहार की स्थिति तभी सुधर सकती है जब बिहार में एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के निर्माण की दिशा में आर्थिक नीतियां बने। वो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, वो आकांक्षी मध्य वर्ग जो अपनी संभावनाओं को कहीं ना कहीं इस देश के दूसरे हिस्सों में जाकर के तलाशने की कोशिश करता है। और वो तभी हो सकता है जब बिहार औद्योगिक और आईटी के डेवलपमेंट पर आगे जाए। वो तभी हो सकता है जब कृषि आधारित उद्योगों का पूरा जाल बिछाया जाए। आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान है। चिराग पासवान का गृह जिला खगड़िया, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस देश में सबसे बेहतरीन किस्म के मक्के का उत्पादन करता है। जिस मक्के के उत्पादन ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को यूएसए बना दिया, वो भारत के अंदर सबसे बेहतरीन किस्म का मक्का अगर कहीं उपजता है तो चिराग पासवान के गृह जिले में उपजता है। लेकिन मक्का और जौ के उत्पादन करने वाले इलाके में
क्या आपने सुना कि छोटे बच्चों के लिए जो सेरेलेक बनता है, या जो कहीं न कहीं जा करके मॉल में या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के समय जो लोग जा करके पॉपकॉर्न के नाम से जो खाते हैं लोग, क्या उसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में बनी? इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो यही मिलेगा कि अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास होगा। सीतामढ़ी का विकास अयोध्या की के तर्ज पर हो, कोई विरोध नहीं है। लेकिन सीतामढ़ी का विकास अयोध्या की तर्ज पर हो, जरा उसके पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या का विकास होने से क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सुधर गई? क्या उनकी माली हालत सुधर गई? और यदि सुधर गई होती तो मान लेते कि बिहार में भी उससे परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिहार के लोगों को मुलम्मा दिया जा रहा है कि अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास होगा। बिहार के लोगों को मुलम्मा दिया जा रहा है कि बिहार को जो 20 सालों में नहीं कर पाए, या जो 30-35 सालों में 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था के दौर में पिछले 34 सालों में नहीं कर पाए, वो अब 5 साल में आकर के कर देंगे। और बिहार की जनता इस ट्रैप में फंसने जा रही है, ये तय है। चाहे प्रशांत किशोर ट्रैप बिछाएं, चाहे एनडीए के लोग ट्रैप बिछाएं, या महागठबंधन के लोग अपना ट्रैप बिछाएं, बिहार की जनता के सामने कोई ब्लूप्रिंट अब तक उस ढंग का सामने किसी गठबंधन की तरफ से नहीं आया है जो बिहार की सूरत को बदलने की काबिलियत रखता हो। देखते जाइए, बिहार के लोग इसी में मगन हैं, तो इसकी मुबारकबाद उन्हें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।